नमस्कार, मैं विनोद राणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने इस चैनल एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट पर। हेलो बेटा, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस केमिस्ट्री क्लासेस में। तो देखिए बेटा, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, नियम जिस पे बहुत से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिरोध, दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे चालकत्व और चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व। इज दैट क्लियर? पांचवें नंबर पे हम पढ़ेंगे मोलर चालकता और छठे नंबर पे हम पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता। ठीक है, ये 6 टर्म्स हैं। अगर आपने इनको 6 को अच्छे से समझ लिया, इन 6 टर्म्स को आपने अच्छे से समझ लिया, तो ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल पार्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो लीजिए अब एक एक करके हम बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रतिरोध की। इज दैट क्लियर? प्रतिरोध, देखिए बेटा, नाम से ही पता चलता है प्रतिरोध यानी कि अवरोध। हमने पढ़ा है, हम जानते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि चालकता क्या होती है। देखिए, जैसे मान लीजिए चालकता 2 प्रकार की होती है, हम पढ़ चुके हैं। एक तो ये है इलेक्ट्रॉनिक चालकता, जब इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इसमें विद्युत का चालन होगा। एक वैद्युत अपघटनी चालक जिसमें आयन, ये विलयन है, और इसमें ये आयन जो है ये गति करेंगे। तो इन इलेक्ट्रॉनिक चालक में तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण चालकता होती है, विद्युत का प्रवाह होता है, और वैद्युत अपघट्य में आयनों की गति के कारण विद्युत का प्रवाह होता है। लेकिन अगर मान लीजिए इन दोनों में ही अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों के इस प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाए या इन आयनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाए तो विद्युत धारा में कुछ कमी हो जाएगी। इस गुण को कहते हैं प्रतिरोध, है ना। तो देखिए, प्रतिरोध वह गुण होता है जो धारा के बहने का विरोध करता हो। और धारा किन के कारण बहती है? इलेक्ट्रॉनों के कारण या मुक्त आयनों के कारण। तो इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयनों के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसे R से दर्शाया जाता है, इसे R से दर्शाया जाता है। ठीक है, प्रतिरोध को किससे दर्शाया जाता है? R से। ठीक है, ये था प्रतिरोध। अब हम पढ़ते हैं इसका मात्रक। तो देखिए, प्रतिरोध का सूत्र होता है V/I, वोल्ट पर एम्पियर। तो एक इसका मात्रक तो हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। ओके, इसको ओम से भी दर्शाया जाता है, इसको ओम कहते हैं। एक तो ये हो गया, और SI यूनिट में इसका मात्रक हम देखते हैं, तो वो मैं बताऊं। चूंकि V इज इक्वल टू क्या होता है? W वर्क अपॉन चार्ज, W अपॉन Q, वर्क अपॉन चार्ज। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? वर्क अपॉन चार्ज इंटू I। इज दैट क्लियर? इसको दे दें समीकरण 1। लेकिन बिकॉज ऑफ W इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल इंटू विस्थापन, फिजिक्स में पढ़ा आपने ये। और Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू T। ठीक है, चार्ज इज इक्वल टू धारा इंटू समय। तो इन दोनों की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू, इससे हम इसमें रख देंगे। तब ये हो जाएगा R इज इक्वल टू F इंटू L अपॉन Q की जगह रख देंगे I इंटू T इंटू ये I अलग से। इज दैट क्लियर? अब देखिए, F क्या होता है? F द्रव्यमान इंटू त्वरण। F का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण।
तब आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एफ की जगह रख दो एम ए इंटू एल अपॉन आई का स्क्वायर कर दूं, आई स्क्वायर इंटू टी, इसको दे दें 3, लेकिन ए होता है v बाई टी है, तो हम इसकी जगह रख देंगे हम r इज इक्वल टू एम इंटू वी इंटू एल अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। और v क्या होता है, इसको दे दें समीकरण 4, बिकॉज ऑफ v इज इक्वल टू क्या होता है, s यानी विस्थापन बटे समय, s बाई टी, तो हम इसमें रख देंगे, तब ये हो जाएगा r इज इक्वल टू m किलोग्राम की जगह अपनी जगह है ही मास इंटू v की जगह रख देंगे हम ये विस्थापन इंटू ये l अपॉन आई स्क्वायर अपनी जगह, और t एक और आ जाएगा तो ये t क्यूब। अब देखिए ये भी विस्थापन और ये भी विस्थापन, दोनों विस्थापन है, तो r इज इक्वल टू ये तो हो गया किलोग्राम इंटू s यानी कि मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड क्यूब। तो ये जो मात्रक है ये आपका आ जाएगा इसका SI मात्रक। अब हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी, इसको रो से दर्शाया जाता है, यह रो सिंबल है। तो देखिए बेटा अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रतिरोध इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में या आयनों के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। अब इस प्रतिरोध को समझाने के लिए मैं एक बात बताता हूं आपको। ये तो है कोई चालक तार है, मान लीजिए ये तार है, वायर, ये है इसकी यहां से यहां तक लंबाई L, और ये जो इसका काट क्षेत्रफल इसका ये कहलाता है A। यानी कि जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसको अपन ने यहां से काट दिया, तो इसका जो ऊपर का जो क्षेत्रफल है ये वाला क्षेत्रफल, इसको कहते हैं, इस वाले को इसको कहते हैं काट क्षेत्रफल। यानी कि काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो इसकी थिकनेस ज्यादा होगी, मोटाई ज्यादा होगी, और काट क्षेत्रफल कम होगा तो ये बारीक पतला होगा। ठीक है, तो जितना तार पतला होता है उसका काट क्षेत्रफल उतना ही कम होता है। तो ये जो चालकता है ये जो प्रतिरोध है वो दो कारकों पर निर्भर करता है। तो ये तो है प्रतिरोध, प्रतिरोध दो कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता दो कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक है चालक की लंबाई है स्मॉल l, एक तो लंबाई पर निर्भर करता है, दूसरा कारक है चालक का काट क्षेत्रफल। तो देखिए ये जो प्रतिरोध है R दो कारकों पे डिपेंड करता है, एक तो चालक तार की लंबाई L और चालक तार का काट क्षेत्रफल A है। अब कैसे क्या क्या डिपेंडेंसी होती है, कैसे डिपेंडेंसी होती है? पहला तो यह है कि प्रतिरोध किसी चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। समीकरण हो गया ये एक। जिस तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। शॉर्ट सर्किट में आपने देखा होगा, इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। आपने कभी देखा होगा कि जब दो तार आपस में टच हो जाते हैं, जब दो तार आपस में टच हो जाते हैं तो उनकी लेंथ बढ़ जाती है। जब लेंथ बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध इतना ज्यादा हो जाता है कि वो धारा उसमें से बह नहीं पाती और उसका हीटिंग इफेक्ट होकर आग लग जाती है। तो वो इसी का एग्जांपल है। तो प्रतिरोध जो है पहला जो कारक है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरी बात, लंबाई के जितना तार ज्यादा लंबा होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। दूसरी बात, काट क्षेत्रफल, यानी प्रतिरोध जो है काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, और काट क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। बारीक तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है और तार अगर मोटा होता है तो उसका प्रतिरोध कम होता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए
इन दोनों को अगर मिला दें हम समीकरण 1 व 2 से हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो R समानुपाती L बाई A, ये हो गया समीकरण 3। इज दैट क्लियर? या समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो R इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा L बाई A, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहां पर जो रो है यहां पर जो रो है वही विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो दूसरे नंबर पे आ गया विशिष्ट प्रतिरोध ये। अब देखिए इसको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे हम? यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर और A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि L को 1 सेंटीमीटर मान ले, A को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लें तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू रो है। तो यानी कि किसी 1 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 काट क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध है उसे ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, है ना। इकाई लंबाई तथा इकाई काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब देखिए इसके मात्रक की बात करते हैं हम, तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया? रो इज इक्वल टू R A अपॉन L, क्योंकि हमको मात्रक इसका निकालना है तो इसको इधर ले आओ। अब ये हो जाएगा R, तो रो का जो मात्रक हो जाएगा ओम इंटू सेंटीमीटर है, ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो देखिए प्रतिरोध का मात्रक तो केवल था ओम है और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? ओके है। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, चालकत्व। ठीक है, चालकत्व क्या होता है? इसको C से दर्शाते हैं। C प्रतिरोध के व्युत्क्रम मान को चालकत्व कहते हैं, यानी इसका व्युत्क्रम है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम मान को चालकत्व कहते हैं। चालकत्व बराबर 1/, प्रतिरोध है, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 1/R। तो इसका जो मात्रक है वो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा या तो ओम इनवर्स, क्योंकि यहां R का मात्रक ओम होता है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, या महो, ओम की स्पेलिंग उल्टी कर देंगे, या इसको साइमन भी बोलते हैं, या इसको साइमन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मात्रक होते हैं चालकत्व के। ये ध्यान रखिए, प्रतिरोध कम करेंगे तो चालकत्व बढ़ेगा और प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो चालकत्व कम होगा। अब हम बात करते हैं विशिष्ट चालकत्व की, हैं? अब हम बात करते हैं विशिष्ट चालकत्व की। तो जिस प्रकार हमने देखा कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम तो है चालकत्व, इसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो जाएगा विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व है। तो देखिए बेटा, जैसा अभी हमने देखा था कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम मान तो होता है चालकत्व और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम मान हो जाएगा विशिष्ट चालकत्व। इसको किससे दिखाते हैं हम? इसको K से प्रदर्शित किया जाता है। K, तो K बराबर हो जाएगा 1/ρ। 1/ρ। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या होगा। अब हम पढ़ते हैं चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व में आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए बेटा, अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रतिरोध R है वो L के समानुपाती होता है, यानी चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, और काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R व्युत्क्रमानुपाती A इज इक्वल टू 2, समीकरण 1 और 2 को मिलाकर हमने लिखा था R इज इक्वल टू L बाई A। समीकरण 3 और समानुपाती का चिन्ह हटाया था, और समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो R इज इक्वल टू
रो एल बाई ए, ये समीकरण हमारे पास आया था। और अब इसके बाद निकालेंगे रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल, ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध है। अब इसको हम व्युत्क्रम कर देते हैं, समीकरण 5 का व्युत्क्रम करने पर 1 बाई रो इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू ए बाई एल बाई ए, एल बाई ए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। लेकिन देखिए हम जानते हैं बिकॉज ऑफ 1 बाई रो इज इक्वल, इसको तो हम कहते हैं विशिष्ट चालकत्व यानी K फॉर कप्पा, और 1 अपॉन आर इसको बोलते हैं C चालकत्व। तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू C इंटू एल बाई ए। ओके, अब देखिए बेटा ये समीकरण 7 जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व बराबर चालकत्व इंटू एल बाई ए को सेल स्थिरांक भी कहते हैं, सेल स्थिरांक, इसको भी याद रखिए, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। एल बाई ए इज इक्वल्स टू सेल स्थिरांक, ठीक है। तो ये हो गया आपकी रिलेशनशिप किस किस के बीच, चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व के बीच रिलेशनशिप। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं मोलर चालकता की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोलर चालकता, बहुत काम में आएगा आपकी। इसको लैम्ब्डा एम से दिखाया जाता है, शो किया जाता है मोलर चालकता। देखिए मोलर चालकता में क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी वैद्युत अपघट्टे की एक मोल पदार्थ को, यदि किसी वैद्युत अपघट्टे के 1 मोल को इसमें घोल दिया जाए तो इसकी जो चालकता मोलर चालकता कहलाती है। 1 मोल वैद्युत अपघट्टे पदार्थ को घोलकर यदि विलयन बनाया जाए तो इस विलयन की जो चालकता है या चालकत्व है उसको मोलर चालकत्व कहते हैं। मोलर चालकता भी कह सकते हैं, मोलर चालकत्व भी कह सकते हैं। इसको लैम्ब्डा एम से शो करते हैं, तो लैम्ब्डा एम इज इक्वल टू, इसका मान होता है के यानी विशिष्ट चालकता इंटू और ये इस विलयन का आयतन V। तो इसका सूत्र होता है लैम्ब्डा एम इज इक्वल टू विशिष्ट चालकत्व इंटू V, इसको दे दें आप समीकरण 1। और चूंकि V इज इक्वल टू होता है 1000 बटे इसकी सांद्रता, सांद्रता मतलब होता है, ये सांद्रता अपन मोलरता में लेंगे क्योंकि मोलर चालकता की बात कर रहे हैं अपन, तो यहां कर देंगे मोलरता यानी कैपिटल M, यानी तो ये हो जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन M, M का मतलब मोल प्रति लीटर। तो ये हो गई मोलर चालकता, ये हो गई मोलर चालकता। और इसका जो मात्रक होता है CGS में तो होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, और MKS में हो जाएगा आपका साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। इन दोनों की रिलेशनशिप हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल्स टू 10 की पावर -4 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू पावर -2 मीटर होता ही है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में ये चीजें यूज होगी। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं, इन पे कोई किस तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है, तो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखिए ये प्रश्न है, ये प्रश्न कहता है कि 0.05 m NaOH विलयन युक्त एक स्तंभ की लंबाई 50 सेंटीमीटर तथा व्यास 1 सेंटीमीटर है। यदि इसका प्रतिरोध 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। एक तो विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है, एक विशिष्ट चालकत्व ज्ञात करना और एक मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो देखिए बेटा, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार और समझा दूं मैं आपको कि ये एक कॉलम है, मान लीजिए जिसमें ये कोई कॉलम है जिसमें 0.05 m सांद्रता का NaOH विलयन घुला हुआ है।
ये मोलरता हो गई इसकी, और इसकी जो लंबाई है वो है प्रश्नानुसार 50 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है वो है 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपको विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या ज्ञात करना है, विशिष्ट प्रतिरोध। और आप जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल है, ये आपको फॉर्मूला है। अब देखिए इस फॉर्मूले के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपको एक तो चाहिए एक क्रॉस सेक्शन एरिया, एक आपको चाहिए एल, आर दे रखा है प्रश्न में, प्रतिरोध ये 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम, ये प्रतिरोध इसका दे रखा है। दूसरे नंबर पे आपको चाहिए ए क्रॉस सेक्शन एरिया, तो काट क्षेत्र का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और आर यानी त्रिज्या, जब व्यास 1 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या का, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो यानी कि 1/2, क्योंकि व्यास 1 दे रखा है ना, और इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ए की वैल्यू आ गई। एल आपके पास दे रखा है कितना है, 50 सेंटीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर। इन सब के मान इसमें रख दीजिए, तो विशिष्ट प्रतिरोध आ जाएगा रो इज इक्वल टू 5.55 इंटू 10 की पावर 3, इसका मान ये आ गया, इंटू ए का मान ये रहा 0.785 अपॉन एल का मान ये रहा 50। तो रो इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 87.135, 87.135 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका आंसर। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, विशिष्ट चालकत्व। तो आपको याद हो तो विशिष्ट चालकत्व हमने पढ़ा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो इसका व्युत्क्रम लिख दीजिए 1/87.135 हैं। इसको सॉल्व करेंगे 0.01148 हैं, और ये हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन में पूछी है मोलर चालकता, तो मैं इसको इधर कर देता हूं, मोलर चालकता। देखिए मोलर चालकता के लिए हमने अभी अभी फॉर्मूला बनाया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ मोलर चालकता। मोलर चालकता का फॉर्मूला अभी अभी हमारे पास आया था K इंटू 1000 अपॉन M। तो K का मान ये हमने जो निकाला ये रहा 0.01148 इंटू 1000 अपनी जगह, अपॉन मोलरता, मोलरता प्रश्न में दे रखी है कितनी, ये रही 0.05 हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हैं। तो इस तरह से ये इस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन सकता है। तो लीजिए बेटा, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं तुल्यांकी चालकता। तो मैं आपको बता दूं कि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में कोई चेंज नहीं है। फर्क इतना सा है कि जहां मोलर चालकता में हम मोलरता का यूज करते हैं, वहां तुल्यांकी चालकता में हम नॉर्मलता का यूज करेंगे। तो ये लैम्बडा इक्विवेलेंट से शो किया जाता है इसको। और जैसे अभी आपको बताऊं कि जैसे लैम्बडा एम का क्या फॉर्मूला था, K इंटू 1000 अपॉन मोलरता ये था। तो ये तो क्या थी, मोलर चालकता, मोलर चालकता, ठीक है। और तुल्यांकी चालकता में कुछ भी अंतर नहीं है। देखिए तुल्यांकी चालकता यह आपकी हो जाएगी लैम्बडा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K इंटू 1000 अपॉन एन, एन मतलब नॉर्मलता। तो जहां इसमें अणुभार का यूज करेंगे वहां इसमें तुल्यांकी भार का यूज करेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे। इज दैट क्लियर? अब हम पढ़ते हैं कि देखो ये चालकत्व,
विशिष्ट चालकत्व और मॉलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। एक तो चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, और एक मोलर या तुल्यांकी चालकत्व। इन सब पर हम पढ़ेंगे तनुता का प्रभाव। तनुता का प्रभाव। ये हम पढ़ेंगे दोनों दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए अलग पढ़ेंगे और प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए अलग पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए। प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए, और एक पढ़ेंगे हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं ये क्या होती है, चालकत्व क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, मॉलर चालकत्व क्या होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इन पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न बन रहा होगा कि तनुता किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको तनुता समझाता हूं बेटा। तनुता का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में मैंने मान लीजिए 2 मोल NaCl घोल दिया। 1 लीटर पानी में मैंने 2 मोल NaCl घोल दिया, तो अभी इसकी सांद्रता क्या हुई, 2 मोल प्रति लीटर। 2 मोल प्रति लीटर यानी कि 2 मोल NaCl का 1 लीटर में, ये इसकी सांद्रता हुई। मान लीजिए अब इसमें हमने 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो जब 1 लीटर पानी मिला देंगे तो अब पानी कितना हो गया, 2 लीटर। 2 लीटर पानी हो गया, नमक उतना ही है। तो अब हम लेंगे कि हमने इसकी तनुता बढ़ा दी। इस क्रिया को कहते हैं तनुकरण। पानी मिलाकर किसी विलयन को तनु बनाने की क्रिया तनुता कहलाती है। तो अब इसकी सांद्रता क्या हो गई, पहले 1 लीटर में 2 मोल थे, अब 2 मिलीलीटर में 2 मोल है, तो 1 लीटर में कितना हो गया, 1 मोल ही रह गया, तो इसकी सांद्रता घट गई, यानी 1 मोल प्रति लीटर। ठीक है, इस प्रकार जैसे जैसे हम पानी मिलाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी सांद्रता कम होती जाएगी, यानी किसी विलयन की तनुता बढ़ाने पर उसकी सांद्रता कम होती जाती है। इस क्रिया को कहते हैं तनुता। ठीक है, तनुता पर स्पेशली बात ध्यान देने वाली बात है, यहां पर विलयन है 1 लीटर पानी जिसमें 2 मोल NaCl, हमने इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया तो हमने इसकी तनुता बढ़ा दी। तनुता बढ़ाने पर अब पानी हो गया 2 लीटर और नमक रह गया 1 लीटर में 1 मोल, यानी इसकी सांद्रता 2 मोल प्रति लीटर से घटकर 1 मोल प्रति लीटर हो गई, लेकिन आयतन डबल हो गया। यहां आयतन 1 लीटर था, अब आयतन यहां गया 2 लीटर। तो इस तरह से जैसे जैसे तनुता बढ़ाते हैं तो आयतन तो बढ़ता है और सांद्रता घटती है। तनुता बढ़ाने पर आयतन तो बढ़ता है लेकिन सांद्रता घटती है। इज दैट क्लियर? अब एक टर्म आपके काम में आएगी, अनंत तनुता। अनंत तनुता क्या होती है, अब वो समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, देखिए बेटा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें मैंने 1 लीटर पानी लिया और इसमें कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य मैंने घोल लिया। मान लीजिए मैंने घोल लिया CH3COOH, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। इसको मैंने घोला 1 लीटर पानी में। ये दुर्बल है, इसका पूर्ण वियोजन नहीं होगा, तो इसका पूरी तरह से वियोजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी इसको हम क्या करते हैं, तनुता बढ़ाते हैं इसकी।
यानी इसमें पानी मिलाते हैं, तो जैसे जैसे पानी बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका वियोजन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे पानी मिलाते जाएंगे वैसे वैसे इसका वियोजन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक तनुता ऐसी आएगी जिस पर इसका जितना मैक्सिमम वियोजन हो सकता है उतना हो जाएगा, और उसके बाद फिर कितना ही पानी मिलाओ उसके बाद वियोजन होना रुक जाएगा। इस तनुता को बोलते हैं अनंत तनुता। इस तनुता को बोलते हैं अनंत तनुता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि जब किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य को जल में घोलते हैं तो वह आंशिक वियोजित होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें पानी मिलाकर तनु बनाते जाते हैं वैसे वैसे उसका वियोजन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक तनुता ऐसी आती है जब इसका जितना वियोजन मैक्सिमम हो सकता है उतना इसका मैक्सिमम वियोजन हो जाता है। इसके बाद कितना ही पानी मिलाओ उसके बाद वियोजित नहीं होगा। उस तनुता को अनंत तनुता कहते हैं। कहने का मतलब अनंत तनुता के बाद में कितना ही पानी मिला दें उसके बाद फिर आयनों का या जो वैद्युत अपघट्यों का वियोजन नहीं होगा। ओके, मान लीजिए ये कोई वैद्युत अपघट्य है, विलयन है वैद्युत अपघट्य का। मान लीजिए ये कोई वैद्युत अपघट्य का विलयन है जिनमें ये आयन है। तो जैसे ही तनुकरण करेंगे इसका, जैसे ही इसमें पानी मिलाएंगे तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा भी बढ़ती है। वियोजन की मात्रा, तो जैसे जैसे तनुता बढ़ाएंगे वियोजित होंगे अणु, वियोजित होंगे तो आयनों की संख्या बढ़ेगी, और आयनों की संख्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है चालकत्व भी बढ़ेगा। तो तनुता बढ़ाने पर चालकत्व का मान बढ़ता है। तो एक तो रिलेशन ये हो गया है, तो इसको मैं यहां लिख दूं नंबर 1 चालकत्व समानुपाती हो जाएगा तनुता है। तनुता बढ़ाएंगे तो चालकत्व का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर जो है वैद्युत अपघट्य का वियोजन बढ़ेगा, वियोजन बढ़ेगा तो आयनों की संख्या बढ़ेगी। अब विशिष्ट चालकत्व की बात करते हैं। विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व। देखिए बेटा, विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पूरा विलयन है जिसमें वैद्युत अपघट्य घुला हुआ है, तो ये आयन है। जितने आयन होंगे उतने ये गति करेंगे, और पूरे आयतन में जितने आयन हैं वो ज्यादा है, इसलिए इसकी चालकत्व तो है ज्यादा। और तनुता बढ़ाएंगे और आयन बढ़ेंगे, फैलेंगे, गति करेंगे तो चालकत्व तो बढ़ेगा। लेकिन विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन मान लीजिए 1 लीटर अपन ये मान लेते हैं, इसमें उपस्थित आयनों की संख्या, आयनों की जो मूवमेंट है, गति है, इसको बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व के लिए जरूरी है कि इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की गति के कारण, मैं पढ़ा चुका हूं आपको, इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की गति के कारण जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है या चालकत्व उत्पन्न होता है उसको विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। तो जैसे जैसे तनुता बढ़ाएंगे वैसे वैसे इकाई आयतन में आयनों की संख्या घटती है, और जब इकाई आयतन में आयनों की संख्या घटती है तो उसकी विशिष्ट चालकत्व का मान कम होता है। तो ये ध्यान दीजिए कि विशिष्ट चालकत्व जो है वो तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चालकत्व का मान तो तनुता के साथ बढ़ता है और विशिष्ट चालकत्व का मान तनुता के साथ कम होता है, क्योंकि चालकत्व में तो टोटल आयन होते हैं पूरे विलयन के, उनके कारण चालकत्व होता है, इसलिए तनुता बढ़ाएंगे तो आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकत्व बढ़ेगा। लेकिन विशिष्ट चालकत्व एक इकाई आयतन में उपस्थित आयनों के कारण ही होता है। तो जैसे जैसे आयतन बढ़ाएंगे तो आयनों की संख्या भले ही बढ़ेगी, लेकिन आयतन बढ़ने के कारण उस इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाएगी। तो इकाई आयतन में आयनों की संख्या जब घट जाएगी तो उसकी विशिष्ट चालकत्व का मान कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मोलर चालकत्व या मोलर
चालकता। मोलर चालकता पर तनुता के प्रभाव को समझने के लिए एक समीकरण दिया गया था जिसे डेबाई हाकल और सेंगर समीकरण कहते हैं। इसे समझने के लिए एक समीकरण दिया गया था। मोलर चालकता पर तनुता के प्रभाव को समझने के लिए एक समीकरण दिया गया था जिसे डेबाई हाकल और सेंगर समीकरण कहते हैं। अब डेबाई हाकल और सेंगर समीकरण क्या चीज है? लैम्ब्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्ब्डा एम इन्फिनाइट माइनस ए इंटू अंडर रूट सी। इसे कहते हैं डेबाई हाकल और सेंगर समीकरण। मैं सबसे पहले इनके बारे में आपको समझाता हूं और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे भी। लैम्ब्डा एम जो यहां पर है, लैम्ब्डा एम सी, यह है सांद्रता सी पर मोलर चालकता, वैद्युत अपघट्य के विलयन की सांद्रता सी पर मोलर चालकता, यानी कि अनंत तनुता से पहले। मान लीजिए ये कोई विलयन है, इसमें मैंने एसिटिक एसिड मिलाया CH3COOH। अभी जैसे जैसे इसको, भाई दुर्बल वैद्युत अपघट्य इसलिए इसकी वियोजन कम होगा, फिर हम जैसे जैसे इसमें पानी मिलाएंगे तो सांद्रता, वो क्या, तनुता बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे तनुता बढ़ेगी तो इसका वियोजन भी बढ़ता जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब ऐसी तनुता आ जाएगी जब वियोजन कंप्लीट हो चुका होगा, उसके बाद वियोजन नहीं होगा, उसको तो बोलते हैं अनंत तनुता। और उससे पहले, अनंत तनुता से पहले सांद्रता C बोलेंगे उसको। तो उस वक्त जो इसकी मोलर चालकता है, अनंत तनुता से पहले जो सांद्रता C पर मोलर चालकता है, उसको लैम्ब्डा M से दिखाते हैं। तो सांद्रता C पर विलयन की मोलर चालकता, ठीक है। दूसरा है लैम्ब्डा एम इन्फिनाइट। लैम्ब्डा एम इन्फिनाइट, इसका मतलब ये होता है कि जब इसको तनु करते 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 एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसको अनंत तनुता कहते हैं, जब इस वैद्युत अपघट्य का जितना हो सके वियोजन हो जाएगा, उसके बाद वियोजन नहीं होगा। इस तनुता को अनंत तनुता कहते हैं। और इस समय जो इसकी चालकता है, मोलर चालकता है, उसे अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है। और A जो है ये एक स्थिरांक है जो कि तीन बातों पे डिपेंड करता है: वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, दूसरा विलायक की प्रकृति पर, और तीसरा ताप पर। और ये है सांद्रता C। C जो है वो है सांद्रता, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैसे ये एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ परिवर्तित होते हैं, ये मैं बताता हूं। तो मैं बता रहा था आपको डेबाई और सेंगर समीकरण के बारे में, और वो है लैम्ब्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्ब्डा इन्फिनाइट एम माइनस ए इंटू अंडर रूट सी। ये समीकरण मोलर चालकता पर तनुता के प्रभाव को समझाती हैं। ये समीकरण मोलर चालकता पर तनुता के प्रभाव को समझाती है, और ये दो प्रकार से हम पढ़ेंगे, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए। पहले मैं बात करता हूं प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए, यानी कि KCl की। तो देखिए बेटा, इसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं अपन। मान लीजिए ये ग्राफ बनाया मैंने, इस x एक्सिस पे तो मैं ले लेता हूं सांद्रता C, और इधर वाले एक्सिस पे ले लेता हूं मैं लैम्ब्डा M इन्फिनाइट, लैम्ब्डा M यानी मोलर चालकता, ठीक है। तो देखिए ये जो ग्राफ है आपने पहले भी पढ़ा होगा, y बराबर C माइनस mx प्रकार का ग्राफ है। y बराबर C माइनस mx प्रकार का ग्राफ का मतलब y और x में अगर ग्राफ खींचे,
एक एक्सिस पे y, एक एक्सिस पे x, तो ये माइनस एम एक्स इस तरह का ग्राफ बनेगा, जिसमें ढाल तो हो जाएगा आपके माइनस एम और ये हो जाएगा अंतःखंड C। ठीक इसी प्रकार इसमें भी जो ग्राफ बनेगा वो इसका स्लोप इतना नहीं होगा, क्योंकि ये प्रबल वैद्युत अपघट्य है, तो इसका स्लोप इस तरह से होगा, बहुत कम स्लोप होगा। क्यों स्लोप होगा बहुत कम? क्योंकि ये प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं, जब तनुता कम होगी तो भी ये पूर्ण वियोजित हो जाएंगे। और अगर आप तनुता बढ़ा देंगे, देखिए, और अगर आप तनुता बढ़ा देंगे तो इनका वियोजन तो जो होना होता है वो तो कम तनुता पर ही हो गया। फिर भी आप तनुता बढ़ाएंगे तो कोई इसकी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा इसकी चालकता पर। इसकी मोलर चालकता देखिए, इसका फॉर्मूला था लैम्ब्डा एम इज इक्वल्स टू के इंटू वी, ये होता है मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है लैम्ब्डा एम इज इक्वल्स टू के इंटू वी, हम पढ़ चुके हैं। तो जब तनुता कम थी तब ही इसका पूर्ण रूप से वियोजन हो चुका था, लेकिन जब आयतन बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ाने के कारण उन आयनों को गति करने के लिए वॉल्यूम, जगह ज्यादा मिल जाएगी, इसलिए इसकी मोलर चालकता में वृद्धि होगी, लेकिन बहुत कम वृद्धि होगी। अभी यहां पर सांद्रता C जो है वो है 0, यहां पर 8%, और तनुता जो है यहां पर मैक्सिमम है। क्योंकि सांद्रता जब 0 होगी तब तनुता ज्यादा होगी, अनंत तनुता होगी तभी तो सांद्रता 0 होगी। तो यहां पर अनंत तनुता है, तो इधर जाएंगे तो सांद्रता तो बढ़ेगी और तनुता घटेगी, क्योंकि एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होती है सांद्रता और तनुता। तो अभी सांद्रता है 0, तो जब सांद्रता 0 होगी तो ये पूरी राशि क्या हो गई? 0। देखिए बेटा, इसे ध्यान से समझिए। अभी सांद्रता है C बराबर 0 यहां पर, तो जब सांद्रता C का रूट 0 होता है तो ये पूरी राशि 0 होगी, ये पूरी राशि होगी 0। तो जो लैम्ब्डा एम C सांद्रता पर जो मोलर चालकता है वो अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बराबर हो जाएगी, जो कि अधिकतम, ये अधिकतम मान होता है इसका, है। तो ये मैक्सिमम मान हो गया यहां पर लैम्ब्डा एम इन्फिनिटिव, यानी सांद्रता C बराबर जब 0 होती है, यानी अनंत तनुता होती है, अनंत तनुता पर सांद्रता C 0 होती है, उस समय इसकी मोलर चालकता अधिकतम होती है, जिसको अनंत तनुता मोलर चालकता कहते हैं। अब जैसे जैसे सांद्रता बढ़ाएंगे, यानी कि तनुता कम करेंगे, अब सांद्रता बढ़ेगी तो इसका कोई ना कोई मान आएगा। जब इसका कोई ना कोई मान आएगा तो ये इस अधिकतम मान में से घटेगा, तो इसका मान कुछ कम होगा। तो इसका मान देखिए थोड़ा कम होता जाएगा, और आगे बढ़ाएंगे और कम होता जाएगा, और आगे बढ़ाएंगे थोड़ा और कम होता जाएगा, लेकिन ये जो डिफरेंस बहुत कम है ना। तो कहने का मतलब प्रबल वैद्युत अपघट्यों में तनुता बढ़ाने पर, इधर बढ़ाएंगे, तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है, और तनुता घटाने पर मोलर चालकता का मान घटता है। यानी कि प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए लैम्ब्डा एम का जो मान होता है वो सांद्रता C के तो होता है व्युत्क्रमानुपाती, वो सांद्रता C के तो होता है व्युत्क्रमानुपाती, और तनुता के होता है समानुपाती। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए। दुर्बल वैद्युत अपघट्य में मैं लेता हूं CH3COOH, ये था HCl के लिए, यानी प्रबल के लिए। दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए यही ग्राफ कुछ इस तरह से प्राप्त होता है, ऐसे। तो देखिए इसमें जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, इसमें तो अंतर बहुत कम था देखिए, और इसमें परिवर्तन जो मोलर चालकता का बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए यहां से यहां तक की रेंज में चेंज हो रहा है ये, इसे ध्यान से समझिए। जब तनुता न्यूनतम थी, यहां से स्टार्ट करेंगे अपन, यूं चलेंगे, जब तनुता न्यूनतम थी तब सांद्रता अधिकतम थी, है ना, और जब सांद्रता अधिकतम थी तो इसका मान अधिकतम होगा। जब इसका मान अधिकतम होगा तो इसमें से कोई बड़ी राशि माइनस करेंगे तो इसका मान न्यूनतम आएगा, तब उस वक्त इसकी जो है मान न्यूनतम प्राप्त हुआ। तो यानी कहने का मतलब तनुता कम थी तो लैम्ब्डा एम का मान भी कम था। फिर जैसे जैसे इधर आएंगे तनुता बढ़ी, पानी मिलाया हमने, पानी मिलाएंगे तो इसका वियोजन बढ़ेगा, क्योंकि प्रबल तो स्टार्टिंग में ही बढ़ गए थे, इनका वियोजन धीरे धीरे होगा है। तो जैसे जैसे हम तनु करेंगे वैसे वैसे ये इस CH3COOH का वियोजन बढ़ता जाएगा है।
बढ़ते 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 ऐसे इस तरह से बढ़ेगा और यहां एकदम से वृद्धि होगी इस एरिया में, है ना। इस उदाहरण पे तनुता बढ़ी और तनुता बढ़ी तो सांद्रता कम हुई और सांद्रता कम हुई तो इसकी वैल्यू कम हुई पूरे की, तो इसमें से कम मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा। इस तरह से इसमें जो परिवर्तन का ग्राफ है वो HCl की तुलना में थोड़ा इसका ढाल ज्यादा है, इसका ढाल कम है। ओके।